हाँ जी बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। प्रीवियस क्लासेस में हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा। थर्मल एक्सपेंशन के हमने तीन टाइप पढ़े। लीनियर एक्सपेंशन अगर लेंथ में चेंज हो, एरिया एक्सपेंशन अगर एरिया में चेंज हो, और वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर वॉल्यूम में चेंज हो। कब? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटे? बढ़ जाएगी। जनरली हम सॉलिड्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि गैसेज और लिक्विड्स में लेंथ का कोई मैटर नहीं होता है, वहाँ सिर्फ वॉल्यूम का मामला होगा। इज इट क्लियर? और एरिया की भी जब हम बात करेंगे तो ओनली अबाउट सॉलिड्स, लेकिन वॉल्यूम की तब जब हम बात करेंगे तब हम लिक्विड्स, गैसेज, सॉलिड्स सभी की बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एक सिंपल बात है बेटे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। एटम्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर एटम्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो एक रोड है जिसकी कुछ लंबाई है L, तो अगर उसके एटम्स दूर दूर हो जाएंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यस। सिमिलरली हमारे पास कोई एक शीट है, शीट माने चादर है कोई, मान लीजिए मेटल की बनी हुई, तो अगर उसके एटम्स दूर दूर हो जाएंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये रीज़न होता है बेटे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम क्यों बढ़ते हैं। तो इसका बेसिक रीज़न कहाँ है बेटे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ये जो सामने आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ पोटेंशियल रिलेटेड डिस्टेंस है। अगर हम एटम्स के बीच की डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करें तो उनके बीच का पोटेंशियल किस प्रकार से चेंज होगा। और यही सेम जो ग्राफ है हम पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। वाई एक्सिस पर और क्या शो कर सकते हैं बेटे हम? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुई बात? अब मैं आप बच्चों को एक बात बता देता हूँ, हालांकि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, कौन से फोर्सेस काम करते हैं? तो जब अट्रैक्शन काम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, ये पहले पता है ना हम बच्चों को। और जब रिपल्सन फोर्सेस काम करते हैं तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव। इस ग्राफ को पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के रूप में आप देखिए, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये 0 पॉइंट है, तो इससे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और इससे नीचे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटे? नेगेटिव। तो यहां से आप एक बात तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये हमें शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस हैं। और ये जो ग्राफ है यहां से लेकर यहां तक, ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। क्लियर हुई बात? अब मैं छोटे छोटे स्टेप्स में इस ग्राफ को आपको समझाता हूँ। आप ग्राफ में देखिए, जब हम टेम्परेचर 0 केल्विन की बात करते हैं, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे हैं, तब हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है बेटे? R0। ये डिस्टेंस कितना है? R0। ये किसके बीच का डिस्टेंस है? एटम्स के बीच का। कोई भी रोड, शीट या व्हाटएवर वॉल्यूम जो भी है, अगर कोई मैटर जिसके एटम्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो जब 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमने उनके बीच का नॉर्मल डिस्टेंस कितना मान लिया? R0 मान लिया। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है जी। ये अप्रोक्सीमेटली फेम्टोमीटर में होता है, 1 फेम्टोमीटर के आसपास, 0.8 फेम्टोमीटर के आसपास। फेम्टोमीटर होता है बेटे 10⁻⁻15 मीटर। तो जब 0 केल्विन टेम्परेचर है तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? R0 है। अब आप देखेंगे कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा के T1 कर दिया, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर दिया? T1। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब सॉलिड है तो उसके अंदर एटम्स जो है वो मूव करने के लिए फ्री तो है नहीं गैसेस के जैसे, तो उसमें क्या रहता है बेटे? एटम्स वाइब्रेट करते हैं। एटम्स क्या करते हैं? वाइब्रेट। तो एक ही मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जब वाइब्रेट करते हैं एटम्स तो एक बार उनकी डिस्टेंस आपस में कम हो जाती है और एक बार ज्यादा हो जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ एटम्स दिखा रहा हूँ, सपोज करते हैं कि ये 4 एटम्स मैंने दिखाए किसी भी सॉलिड के। अगर इसका ये एटम इधर वाइब्रेट कर रहा है और ये एटम इधर वाइब्रेट कर रहा है, और सपोज ये एटम इधर वाइब्रेट कर रहा है, तो देखो 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच की दूरी बढ़ रही है, जबकि 1 और 2 के बीच की दूरी कम हो रही है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन सॉलिड एटम्स या एटम्स ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड ड्यू टू वाइब्रेशन डिस्टेंस बिटवीन सम ऑफ द एटम्स विल डिक्रीज एंड सम ऑफ द एटम्स विल इंक्रीज। कुछ एटम्स के बीच की दूरी कम हो जाती है, कुछ एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो हम ये मान लेते हैं कि कुछ के बीच में जो कम से कम दूरी हुई वो इतनी हुई, जो कि पॉइंट A1 से दिखा रहे हैं हमारा ग्राफ में। पॉइंट A1 क्या शो कर रहा है? वो मिनिमम डिस्टेंस, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कम से कम इतनी दूरी होगी एटम्स के बीच में, और ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी।
B1 की जितनी। मेरी बात समझ आ रही है? कि मिनिमम डिस्टेंस तो हुई इतनी और मैक्सिमम डिस्टेंस हुई इतनी। क्लियर? तो हमें एवरेज डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, डिस्टेंस हमें एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम भी हो रही है और ज्यादा भी हो रही है। तो हमने इन दोनों का जब एवरेज लिया तो वो यहाँ आ गया बेटे पॉइंट P के ऊपर। तो ये एवरेज डिस्टेंस है। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, जब हमने टेम्परेचर रखा 0 केल्विन तब हमारे पास ये डिस्टेंस थी इतनी, और जब हमने टेम्परेचर कर दिया बढ़ा के T1 तो ये डिस्टेंस जो है वो इतना और बढ़ गई। बड़ी है कि कम हुई है? बड़ी है। देखो बेटे, अगर ना बढ़ती तो ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए था एवरेज डिस्टेंस का, लेकिन ये एवरेज डिस्टेंस से थोड़ा राइट साइड में आ रहा है, और राइट साइड में जब आप जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ रही है। तो मुझे बताओ, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एवरेज डिस्टेंस बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके। अब देखिए, जब आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, बढ़ा के आपने T2 कर दिया, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो A2 हो गई और मैक्सिमम डिस्टेंस B2 वाले पॉइंट से शो की जा रही है। तो ये हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस और ये है मैक्सिमम डिस्टेंस जब टेम्परेचर कितना है T2। तो जब हमने इनका एवरेज लिया, मीन वैल्यू निकाली, तो क्या आ गई बेटे? P2। अब आप देखो, टेम्परेचर 0 केल्विन पर ये मीन डिस्टेंस था, टेम्परेचर T1 कर दिया बढ़ा के तो ये हो गया, T2 करने पर ये हो गया। तो बताओ मुझे, ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है ना वाला ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज डिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एवरेज डिस्टेंस क्या हो रही है बेटे? बढ़ रही है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस ग्राफ से कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स विल इंक्रीज। एटम्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब एटम्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगी तब हमारे पास जो लेंथ है, चाहे एरिया है, चाहे वॉल्यूम है, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये रीजन है बेटे थर्मल एक्सपेंशन का। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड्स, यहाँ हमने सॉलिड्स की बात करी है क्योंकि एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। जनरली इन केस ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज में एटम्स मूव कर सकते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। क्लियर हुई? तो सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, और वो 3 टाइप का होता है, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरी बात सब बच्चों को क्लियरली समझ आ गई? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है बेटे।